अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग, अमले तनफ़्फ़ुस का तरीक़ाकार। हम आज इस टॉपिक में अमले तनफ़्फ़ुस के बारे में जानेंगे और सांस क्यों लिया जाता है और सांस कैसे लिया जाता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अमले तनफ़्फ़ुस। अमले तनफ़्फ़ुस दरअसल गैसों के तबादले के लिए जिस्मानी हरकत को कहा जाता है। गैसेस क्या हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जो कि जिस्म के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजे में पैदा होती है और वो एक वेस्ट होती है, उसको जिस्म से खारिज करना होता है। और ऑक्सीजन जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर अमल करती है और इसकी मदद से सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, इसको जिस्म के अंदर ले जाया जाता है। तो इसी वजह से हम सांस लेते हैं, यानी जो प्रोसेस है ब्रीदिंग का वो इसी वजह से होता है ताकि हम सेल्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही है उसको जिस्म से निकाल लें और सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की जो ज़रूरत होती है उसको जिस्म के तमाम सेल्स तक पहुंचा दें। तो अमले तनफ़्फ़ुस के बाद इंस्पिरेशन, ये इसका पहला मरहला है। सांस को अंदर ले जाना या सांस अंदर खींचना इंस्पिरेशन कहा जाता है। इसमें क्या होता है? ये वो अमल होता है कि जिसमें हवा लंग्स के अंदर दाखिल होती है। वो प्रोसेस, वो अमल जिसके ज़रिए से हवा लंग्स में दाखिल हो, इंस्पिरेशन कहलाती है। और ये जो प्रोसेस है ये कैसे वक़ूअ पज़ीर होता है? इसमें आपके दो मसल्स काम करते हैं, एक है डायाफ्राम और दूसरा है इंटरकॉस्टल मसल। डायाफ्राम से क्या मुराद है? डायाफ्राम ये एक पतला गुंबद नुमा शक्ल का मसल होता है जो कि एब्डोमिनल कैविटी को थोरेसिक कैविटी से अलग करता है। एब्डोमिनल कैविटी जिसके अंदर आपका स्टमक वगैरह मौजूद है और ये हमारे जिस्म में सबसे बड़ी कैविटी है। और जो थोरेसिक कैविटी है ये सेकंड लार्जेस्ट है और इसके अंदर आपके लंग्स वगैरह मौजूद होते हैं। तो ये जो डायफ्राम है ये दरमियान में मौजूद होता है थोरेसिक कैविटी के और एब्डोमिनल कैविटी के, और ये आपके लंग्स के नीचे मौजूद होता है। और उसके बाद इंटरकॉस्टल मसल ये एक्चुअली रिब्स के दरमियान में ये मसल्स पाए जाते हैं। रिब्स हमारे जो 12 जोड़े होते हैं, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, ये जो 12 जोड़े हैं इनके दरमियान में ये इंटरकॉस्टल मसल्स पाए जाते हैं। तो ये दोनों मसल्स की मूवमेंट की वजह से हम सांस अंदर ले जाते हैं। कैसे ले जाते हैं? कि जब हमने सांस अंदर ले जाना है, हवा को लंग्स के अंदर भरना है, तो उस हवाले से ये जो दोनों डायाफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे। इनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, कॉन्ट्रैक्शन मीन्स सिकुड़ना, यानी जब ये सिकुड़ेंगे तो उससे क्या होगा कि जब डायाफ्राम सिकुड़ता है तो वो नीचे हो जाता है। आपको थोड़ा सा मैं ये डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। देखें, ये आपका सपोज़ करें कि ये डायाफ्राम है, ये आपके लंग्स के नीचे मौजूद है। जब ये डायाफ्राम इस तरह से सिकुड़ेगा तो सिकुड़ने से क्या होगा? ये थोड़ा सा नीचे मूव करेगा, यानी डायाफ्राम के ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो एरोज़ दिखाए गए हैं ये एक्चुअली ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि जब डायाफ्राम सिकुड़ेगा, ये देखें ना, ये गुंबद नुमा शक्ल है इसकी, थोड़ा सा सिंबलाइज़ कर रहा है। तो आप यूँ समझें कि जब ये असल पोजीशन इसकी ये है, यानी रेस्ट हालत में ऐसा है, तो आप यूँ समझें कि डायाफ्राम भी अपनी रेस्टिंग जो उसकी हालत होती है वो ऐसा ही होता है। लेकिन जब उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन पैदा होती है, उसके जो एजेस होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो वो फिर क्या करते हैं कि ये जो डूम शेप है ये स्लाइटली मूव करता है नीचे की जानब, और जैसे ये नीचे मूव करेगा लंग्स के ऊपर जो आपका प्रेशर है वो कम हो जाएगा।
और जो इंटरकास्टल मसल्स हैं, इंटरकास्टल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सिकुड़ते हैं। और जब इंटरकास्टल मसल्स सिकुड़ेंगे, इसको भी डायग्राम की मदद से समझते हैं कि ये आप देखें, ये एक इंतहाई सादा सी डायग्राम बनाई है। इसमें आप देखें कि ये आपके रिब्स मसल हैं। रिब्स मसल के दरमियान में इंटरकास्टल मसल्स मौजूद हैं। जब ये सिकुड़ेंगे तो इससे क्या होगा कि जो रिब्स मसल्स हैं वो ऊपर की जानिब उठ जाएंगे। रिब्स जब ऊपर की जानिब उठेंगे तो उससे क्या होगा, जो थोरेसिक कैविटी है उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, खला बढ़ेगा। और जैसे खला बढ़ेगा तो एक तो डायफ्राम नीचे हो गया है, जिससे क्या है कि लंग्स के ऊपर जो प्रेशर है वो नीचे से कम हो गया है, और ऊपर से क्या है कि रिब्स जो मसल्स हैं वो ऊपर की जानिब उठ के हैं। तो इससे क्या है कि लंग्स के ऊपर जो दबाव है दोनों जानिब से कम हो गया है। तो जब दबाव कम हो गया है तो उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया है। और आपने बोयल्स लॉ स्टडी किया था कि वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम कम होगा। अब क्या होता है कि जब इसके ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा, नीचे से भी प्रेशर कम हो रहा है और रिब्स की वजह से भी प्रेशर कम हो रहा है, तो इससे क्या होगा कि अंदर का प्रेशर कम है और बाहर जो हवा का प्रेशर है वो ज़्यादा है। तो इससे क्या होगा, बाहर से हवा अंदर दाखिल हो जाती है। तो ये ऑटोनॉमिक सिस्टम के तहत चलता है, यानी खुदकार निज़ाम के तहत ये चलता है। हमारे ब्रेन इसको कंट्रोल कर रहा है, इनवॉलंटरी भी और इनवॉलंटरी भी इसको दोनों तरीके से कंट्रोल किया जाता है। तो ये ऑटोनॉमिक सिस्टम के तहत हवा अंदर दाखिल हो जाती है। तो ये था इंस्पिरेशन। यानी इंस्पिरेशन में क्या होता है कि रिब्स और जो स्टर्नम है ये ऊपर की जानब रेज़ होते हैं, ऊपर की जानब उठते हैं। और कैसे उठते हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। और जबकि जो डायाफ्राम है वो नीचे की जानब मूव करता है। कैसे मूव करता है, इसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। मैंने आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके भी दिखाया। तो इस तरह से हवा दाखिल हो जाती है लंग्स में। उसके बाद है एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन। ये वो अमल होता है, प्रोसेस इन विच एयर इज़ एक्सपेल्ड फ्राम लंग्स। ये वो अमल होता है जिसमें हवा फेफड़ों से बाहर निकलती है। और ये अमल कैसे होता है, ये आपके ये दोनों जो मसल्स हैं, डायाफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स, इनकी रिलैक्सेशन की वजह से होता है। रिलैक्स होते हैं, जब ये रिलैक्स होते हैं तो उस वजह से क्या होता है कि आपके लंग्स के ऊपर प्रेशर बढ़ता है। और जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, अंदर जो है हवा, यानी लंग्स के अंदर जो हवा मौजूद है वो बाहर निकल जाएगी। जब अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा, यानी इसके इंटरकॉस्टल मसल्स के रिलैक्स होने की वजह से हमारी जो रिब्स हैं वो नीचे आ जाती हैं। और जो डायाफ्राम है, डायाफ्राम आप देखें कि जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, यानी कॉन्ट्रैक्शन में ये नीचे हो गया था। अब जब रिलैक्स होगा, जैसे ही रिलैक्स होगा तो डायाफ्राम ऊपर की जानब उठ जाएगा। और जैसे ऊपर की जानब उठेगा तो लंग्स के ऊपर दबाव डालेगा। और जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं ये जब रिलैक्स होते हैं तो ये जो हमारे रिब्स हैं ये नीचे की जानब मूव करेंगे। जब रिब्स और स्टर्नम नीचे की जानब मूव करते हैं तो इससे क्या होगा, आपके लंग्स के ऊपर दबाव बढ़ेगा, आपके लंग्स के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा, इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। प्रेशर बढ़ने से उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो फिर इससे क्या होगा, जो अंदर की हवा है वो बाहर निकल जाएगी। इसको एक्सपीरेशन और एक्सहेलेशन कहा जाता है। अब हम दूसरे सवाल का जवाब तलाश करते हैं कि हम सांस क्यों लेते हैं। देखिए, हमारे जिस्म के अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा है, जिसमें कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म दोनों प्रोसेसेस हो रहे हैं। जब तक ज़िंदगी है ये प्रोसेस चलते रहेंगे। हमें ज़िंदगी के तमाम तर एक्टिविटीज़ के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। हम बोल रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जो भी हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं हमें इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। और वो एनर्जी कहाँ से आएगी, वो एनर्जी आएगी सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू आएगी।
अब सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट है वो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है इस सांस के ज़रिए से। तो हम थोड़ा सा वो पाथवे पहले भी मैंने वीडियो में तफसीलन बयान किया हुआ है, दोबारा से फिर पढ़ लेते हैं, वो पाथवे थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। इसमें देखें कि आपके सबसे पहले क्या है कि आपके नॉस्ट्रल्स के ज़रिए से हवा दाखिल हुई, ये आपके जो है नेज़ल कैविटी में आ गई, नेज़ल कैविटी से फेरिंग से लेरिंग्स के बाद ट्रैकिया, और ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स में हवा दाखिल होती है, ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्व्यूलर डक्ट, और बिल आकर पहुंच जाती है एल्व्यूलाई में। ये देखें एल्व्यूलाई में हवा पहुंच चुकी है। अब देखें जब हवा एल्व्यूलस में आती है, वाहिद इसका एल्व्यूलस है, एल्व्यूलाई जमा का, तो एल्व्यूलस में जब एयर आती है तो यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है? तो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो 104 मिलीमीटर Hg के बराबर होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है 40 मिलीमीटर Hg। अब क्या होता है कि हमारे हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब लंग्स में दाखिल होता है तो वो जो आर्टरीज़ हैं तकसीम होते हुए, यानी आर्ट्रियोल्स में तकसीम होते हैं, और आर्ट्रियोल्स बिलाखल कैपिलरीज में आगे डिवाइड हो जाते हैं, और वो कैपिलरीज क्या बनाते हैं? इसका बैरूनी एक जाल बनाते हैं एल्व्यूलस का, यानी एल्व्यूलस के जो इर्द गिर्द जाल बना होता है कैपिलरीज का, वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें से पास आउट होगा। जैसे उसमें से गुजरेगा, एल्व्यूलस के जो ल्यूमन है इसके अंदर मौजूद है एयर। अब एयर के अंदर क्या है? ऑक्सीजन इसके अंदर डिफ्यूज़ कर जाती है इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर मौजूद थी वो चली जाती है इस एल्व्यूलस के अंदर। तो इस तरह से गैसेस का यहाँ पे तबादला होता है, यानी एल्व्यूलाई के अंदर जो हवा मौजूद थी उसमें से ऑक्सीजन ले ली जाती है, और जो कैपिलरीज के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की कार्बन डाइऑक्साइड है वो दे दी जाती है, और यहाँ पे गैसेस का तबादला होता है। अब जब ऑक्सीजनेटेड ये जो ब्लड है वो पल्मोनरी वेन लेकर हार्ट में दाखिल होती है, और इस तरह से ये मुकम्मल जो है सर्कुलेशन कंप्लीट हो जाता है कि हार्ट से लंग्स की तरफ जो आर्टरी लेकर जाती है उसको पल्मोनरी आर्टरी कहा जाता है, और लंग्स से हार्ट की तरफ जो वेन लेकर आती है ये वाहिद वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है, और वाहिद आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है लंग्स की तरफ। तो इस तरह से ये पल्मोनरी सर्कुलेशन मुकम्मल हुआ। अब उसके बाद क्या होता है? सर्कुलेशन के ज़रिए से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जिस्म के तमाम सेल्स तक उसको पहुंचा देता है, तमाम टिश्यूज़ तक उसको पहुंचा देता है, और जब ये टिश्यूज़ के लेवल पर पहुंचते हैं तो उस वक्त ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसका पार्शियल प्रेशर क्या होता है? उसमें ऑक्सीजन का होता है 95 मिलीमीटर Hg है, 95 मिलीमीटर, और कार्बन डाइऑक्साइड का 40 मिलीमीटर Hg होता है। अब जब हमारे टिश्यूज़ इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इस्तेमाल करते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ऑक्सीजन में लाजमी तौर पर कमी वाक़या होगी, क्योंकि जो चीज़ इस्तेमाल हो रही होती है उसमें कमी वाक़या होती है। तो ऑक्सीजन कम होकर इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो 40 मिलीमीटर Hg के बराबर हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का पहले 40 था, यानी एल्व्यूलस के अंदर भी इसका कितना था? 40 था, और इधर भी 40 था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी 40 था। लेकिन जब टिश्यूज़ उसको ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके सेलुलर रेस्पिरेशन के ज़रिए से कार्बन डाइऑक्साइड मज़ीद पैदा करेंगे, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी इंक्रीज़ हो जाएगा, कहाँ तक पहुँचेगा? 45 मिलीमीटर Hg के बराबर हो जाएगा। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो 40 से बढ़कर 45 मिलीमीटर Hg के बराबर हो जाएगा। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको आपकी जो सिस्टमेटिक वेन्स हैं ये लेकर हार्ट में पहुंचती हैं, और हार्ट फिर इसको ऑक्सीजनेशन के लिए, ऑक्सीजन इसके अंदर शामिल करने के लिए लंग्स की तरफ भेज देता है, और लंग्स फिर दोबारा से
यानी जो मैंने ऑलरेडी पल्मोनरी सर्कुलेशन बयान किया इस तरह से, उसके अंदर ऑक्सीजन शामिल होती जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती जाती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाइज में आ जाती है, और उन एल्वियोलाइज के ज़रिए से दोबारा से यानी लंग्स में यानी एल्वियोलाई में आ जाती है, और फिर एल्वियोलाई उसको जब हम सांस बाहर निकालते हैं, एक्सपिरेशन का अमल होता है, तो एक्सपिरेशन के ज़रिए से हम सांस बाहर निकाल देते हैं। तो ये थी रीज़न कि हम सांस क्यों लेते हैं। अब क्या है कि जब आप नॉर्मल हालत में होते हैं, नॉर्मल हालत में हमारा ऑटोनॉमिक जो सिस्टम है वो अपने तरीके से चल रहा है, हमारी जो हार्ट बीट है इसको भी कंट्रोल कर रहा है, हमारे जिस्म के अंदर जितने भी अफ़ाल हो रहे हैं जो अपने तौर पर हो रहे हैं उन्हें कंट्रोल कर रहा है, जिसमें हमारी रेस्पिरेशन भी शामिल है, हमारी हार्ट बीट भी शामिल है। नॉर्मल हालत में हम 16 से 20 मरतबा जो है सांस लेते हैं 1 मिनट के अंदर, 16 से 20 मरतबा। फी मिनट। लेकिन जब हम मुशक्क़त कर रहे होते हैं तो उस वक़्त क्या होता है कि सेलुलर रेस्पिरेशन का अमल तेज़ हो जाता है। जब हम मुशक्क़त कर रहे होते हैं, हम वर्जिश कर रहे होते हैं, भाग दौड़ में हिस्सा ले रहे होते हैं, तो उस वक़्त हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, और जब एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी, वो आपके न्यूट्रिएंट्स को तोड़कर यानी सेलुलर रेस्पिरेशन के ज़रिए से एनर्जी हासिल होती है। अब सेलुलर रेस्पिरेशन किसकी मदद से होगी, ऑक्सीजन की मदद से होगी। ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, ऑक्सीजन आएगी सांस लेने के अमल से। तो फिर इससे क्या होगा कि आपका जो सांस लेने की रफ्तार है वो तेज़ हो जाती है। अब दूसरी बात कि जब ऑक्सीजन इस्तेमाल हो जाती है तो उसके नतीजे में जो वेस्ट जो गैस पैदा होती है वो कौन सी है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे जिस्म के अंदर एक रेस्पिरेटरी सेंटर है जिसको मेडुला ओब्लांगिटा कहा जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसके लिए हसास होता है। जैसे हमारे जिस्म के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, इर्तिकाज़ बढ़ेगा, तो ये मुतहर्रक हो जाएगा और ये सिग्नल्स भेजता है। सिग्नल्स किसको भेजता है, ये आपके डायफ्राम मसल्स को और इंटरकॉस्टल मसल्स को सिग्नल भेजेगा। जब ये सिग्नल्स भेजता है तो इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो रफ्तार है वो तेज़ हो जाती है, इससे हम तेज़ी के साथ सांस लेते हैं। तो इसी वजह से हम जब भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, या फिर हम मुशक्क़त कर रहे होते हैं, तो उस सूरत में हमारा जो सांस है वो तेज़ हो जाता है, यानी सांस तेज़ होने की ये वजह है। तो उस वक़्त जो है हमारे डिपेंड करता है कि हम किस किस्म का वर्क कर रहे हैं, तो रेंज करता है 30 से 40 मरतबा फ़ी मिनट, यानी 1 मिनट में हम 30 से 40 मरतबा जो है वो सांस लेते हैं। तो इसकी वजह पीछे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की खून के अंदर जो बढ़ने वाला इर्तिकाज़ है, जिसको हमारा जो ऑटोनॉमिक सिस्टम है मेडुला ओब्लांगिटा इस इर्तिकाज़ को जो है महसूस करता है और उसके मुताबिक सिग्नल्स भेजता है इन मसल्स को, और ये मसल्स अपनी रफ्तार को तेज़। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक जिसमें हम जाना है कि अम्ल तनफ़ुस क्या है, और साथ ही साथ हमने ये भी जाना है कि हम सांस क्यों लेते हैं और सांस कैसे लेते हैं। यानी हमने ये तीनों सवालों के जवाब दे दिए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।